बेटे का पेट तो भर दिया पर पति भी भूखा है वाइफी, और त्रांश तंश के साथ पहुंचा कॉलेज। डैडी, त्रांश की नीली आंखों में आंसू आ गए थे, उसका चेहरे रोने जैसा बन गया था। तंश उसे अभी भी शांत नजरों से देख रहा था। तंश ने देखा अंश, तक्ष, कर्ष और स्माइली भी त्रांश को देखने लगे थे। तंश ने देखा त्रांश कुछ नहीं खा रहा था, तो वो त्रांश और बाकी बच्चों को देखते हुए कहता है, डिनर करो। अंश अपने स्पून उठाकर सूप पीने की कोशिश करने लगता है। तक्ष और कर्ष भी अपना डिनर करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वह भी बच्चे थे इसलिए वो बड़ों की तरह नहीं खा पा रहे थे। आधा खाना उनके ऊपर गिर रहा था, मगर तंश ने सभी बच्चों के ऊपर एक टॉवल रख दिया था। त्रांश नीली आंखों से सभी को देखता है, फिर अपने डिनर को देखने लगा। उसके नन्हे से दिमाग में सिर्फ अमायरा घूमने लगी, क्योंकि अमायरा हमेशा उसे अपनी गोद में बैठाकर खिलाती थी। त्रांश नन्हे से हाथ को उठाकर स्पून उठाता है, फिर सूप में डालकर उसे उठाता है, लेकिन उसके हाथ से स्पून छूट गया। स्पून जैसे ही नीचे गिरा, शांत माहौल में शोर सुनाई देने लगा। तक्ष ये देखकर अपने स्पून में सूप लेने की कोशिश करते हुए त्रांश की तरफ करके बोला, बेबी दी, बेबी ड्रिंक। त्रांश मुंह खोल देता है, लेकिन वह थोड़ा दूर था, जिस कारण वह सूप नहीं पी पाया। त्रांश रोने ही वाला था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हवा में है। वह अपने होठों के पास लगे सूप को शक करते हुए ऊपर देखने के लिए जब सिर उठाता है तो उसे तंश नजर आता है। तंश उसे गोद में लेते हुए अपनी जगह पर वापस बैठ जाता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। त्रांश को फिर से अमायरा की याद आ जाती है। वह रोने ही वाला था कि तंश उसके मुंह में चावल के 2 टुकड़े डाल देता है। त्रांश चुपचाप उसे खाने लगता है, मगर उसकी नीली आंखें तंश के ऊपर टिकी हुई थीं। तंश बिना किसी भाव के उसे डिनर करा रहा था। तंश ने स्माइली, कर्ष, अंश और तक्ष को देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें भी ऐसे ही खाना है? स्माइली, अंश, तक्ष और कर्ष एक दूसरे को देखकर सिर हिलाते हुए मना कर देते हैं। फिर त्रांश की तरफ इशारा करके अंश, कर्ष और तक्ष कहते हैं, बेबी। उन तीनों को अच्छी तरह पता था कि त्रांश खुद से नहीं खाएगा, क्योंकि वह कभी अपने हाथ से नहीं खाता था। उन्हें ये बात अमायरा ने अच्छे से समझा दी थी कि उनका भाई बीमार है और उन्हें ही उसकी देखभाल करनी है। तंश त्रांश को खिलाने के बाद उसकी पीठ को हल्के से सहलाकर पूछता है, क्या तुम्हारा पेट भर गया? त्रांश अपने होठों के आसपास लगे खाने को जीभ निकालकर चाटते हुए पनीर की तरफ इशारा करता है। तंश पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसके मुंह में डाल देता है। त्रांश उसे बाहर नहीं निकालता, बल्कि उसे चूसते हुए पनीर मुंह से निकालकर तंश के ऊपर रख देता है। ये देखकर तंश अपनी भौहें चढ़ाकर उसे देखने लगता है। तब त्रांश इस बार पुलाव की तरफ इशारा करके बोलता है। तंश उसके मुंह में केवल पुलाव डाल देता है। त्रांश फिर से चावल चबाते हुए निगलता नहीं है, बल्कि सारा तंश के ऊपर मुंह से निकालकर डाल देता है, क्योंकि उसका पेट पहले ही भर चुका था और अब वो ड्रामा कर रहा था। तंश अपने पेशेंस को संभालते हुए उसके गालों को हल्के से दबाकर बिना भाव से बोलता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? त्रांश अचानक खाने पर झपट पड़ता है, मगर तंश तुरंत उसका दोनों हाथ पकड़ लेता है। त्रांश जिद करते हुए अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है और फिर जल्दी से चावल को मुट्ठी में भरकर अपने चेहरे पर फेशियल की तरह लगाने लगता है। जैसे ही कर्ष ने ये देखा, उसने तुरंत अपने सूप का बाउल देखा जिसमें थोड़ा सा सूप बचा था। उसने बाउल उठाकर पूरा अपने सिर के ऊपर डाल लिया। सूप उसके चेहरे से होते हुए कपड़ों पर गिर गया। ये देखकर तंश अपने सिर को सहलाने लगता है। उसने अंश और तक्ष को धमकी देते हुए कहा, अगर ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मगर उसका कहना बेकार था। अंश पनीर का टुकड़ा उठाकर अपनी पॉकेट में डालने लगता है, फिर बचा हुआ खाना अपनी चेयर पर डालकर अपने हाथ से रगड़ने लगता है। तंश के लिए काम और बढ़ चुका था। वह भारी आवाज में बोलता है, स्टॉप, जो जहां है, जैसा बैठा है, वैसे ही बैठा रहे। स्माइली नाक सिकोड़कर बोली, मगर डैडी, स्माइली ने कुछ किया ही नहीं। तंश उसे घूरते हुए त्रांश को डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है, फिर बाकी बच्चों की प्लेट लेकर किचन के अंदर रख देता है। मगर जैसे ही वह वापस आता है, वह देखता है कि डाइनिंग टेबल पर जिस प्लेट में खाना मौजूद था, त्रांश ने वो सारा खाना अपने ऊपर डाल लिया था। उसके बालों से खाना टपक रहा था और वह उसे अपनी जीभ से चाटने की कोशिश कर रहा था। उसके सारे कपड़े गंदे हो चुके थे। पूरा डाइनिंग टेबल खाने से भरा पड़ा था। बेचारे तंश ने अभी तक कुछ नहीं खाया था। तंश अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए त्रांश के पास जाता है और सारे बर्तन इकट्ठा करके उठा लेता है। त्रांश उसे टकटकी लगाए देखता है, फिर पनीर का एक टुकड़ा उठाकर तंश की तरफ बढ़ाते हुए मासूमियत से कहता है, डैडी ईट, डैडी ईट। तंश उसे बुरी तरह देखते हुए किचन में चला गया। कुछ ही देर में वह सभी बच्चों को नीचे उतारकर डाइनिंग टेबल को अच्छे से साफ कर देता है। मगर जब उसने देखा कि सारे बच्चे इधर उधर दौड़ते हुए पूरे फर्श को खराब कर चुके थे, तो उसने गहरी सांस ली, अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। थोड़ी ही देर में विश्वास, जो अभी अभी अपने घर पहुंचा था, उसका फोन बजने लगा। तंश का कॉल देखते ही वो मुंह बनाते हुए बोला, अब इस राक्षस को क्या चाहिए? इतना कहते ही उसने कॉल रिसीव की और फोन कान पर लगा लिया। तभी तंश अपनी भारी आवाज में बोला, अभी और इसी वक्त यहाँ आओ, तुम्हारे पास केवल 10 मिनट हैं।
इतना कहकर तंच ने कॉल काट दी। वहीं विश्वास अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोला, हे भगवान, अब क्या हो गया? रात को नींद नहीं आ रही है क्या, जो मुझे लोरी सुनाने के लिए बुलाया है? सुख चैन सब छीन लिया इस आदमी ने। कहते हुए वह कार को तेजी से ड्राइव करते हुए कुछ ही देर में तंच के मेंशन पहुंच जाता है। वह भागते हुए अंदर आया। तंच सोफे पर बिना भाव के बैठा था और सारे बच्चे इधर उधर सामान फैला रहे थे। विश्वास जब अंदर की हालत देखता है तो चौंक कर बोला, ये सब क्या हुआ? तंच अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने त्रांश और कर्ष को गोद में उठाते हुए विश्वास से कहा, इन्हें संभालो। फिर स्माइली को देखकर बोला, फॉलो मी। कुछ देर में सारे बच्चे बाथटब के अंदर बैठे थे और तंच सभी को नहला रहा था। स्माइली अपने रूम में अकेले बैठी थी। उसने आसपास देखा, बहुत सन्नाटा था। उसने नाइट ड्रेस पहनी थी जिसमें कार्टून बने थे, मगर उसके बाल थोड़े गीले थे। वो जोर से चिल्लाई, डैडी, डर लग रहा है। तंच कर्ष को गोद में उठाकर तौलिए से पोंछने लगा। तभी कर्ष, जिसके मुंह में पानी भरा था, उसने सारा पानी तंच के मुंह पर डाल दिया और हंसने लगा। तंच को महसूस हुआ कि उसके सब्र की सीमा खत्म हो रही थी, मगर फिर भी उसने कर्ष को तौलिए में लपेटकर रूम में छोड़ दिया। इसके बाद उसने अंश और त्रांश को भी वैसे ही रूम में छोड़ा। अब बस तक्षी वॉशरूम में बचा था। तंच जब उसे उठाने गया तो उसने देखा कि वॉशरूम में कहीं भी तक्ष नजर नहीं आ रहा था। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, तक्ष, कहाँ हो? तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वॉशरूम के एक कोने में कपबोर्ड था। उसने देखा कि वह कपबोर्ड खुला हुआ था और तक्ष उसे पकड़कर खड़ा था। उसके हाथ में एक लोशन था। वह तंच को दिखाते हुए बोला, मम का है। फिर उसे अपने बालों में लगाने की कोशिश करने लगा। तंच जाकर उसे गोद में उठा लेता है, फिर उसे भी तौलिए में अच्छे से लपेटकर रूम में ले आता है। नीचे विश्वास ने पूरी सफाई कर ली थी। वह अपने माथे को पोंछते हुए रूम के दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, प्रेसिडेंट, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, अब मैं जा सकता हूँ? तंच एक पल के लिए कुछ सोचता है, फिर स्माइली के बालों को तौलिए से पोंछते हुए बोला, आज रात तुम यहीं रहोगे, पर इस रूम के बगल वाले रूम में। विश्वास का मुंह बन गया, मगर वह चुपचाप अपने रूम में चला गया। तंच ने सभी के बाल अच्छे से सुखाए, उन्हें कपड़े पहनाए और फिर जाकर अपने कपड़े भी बदल लिए। सब सोने के लिए लेट गए, मगर किसी को नींद नहीं आ रही थी। कर्ष उठकर बैठ गया और इरिटेट होते हुए बोला, डैडी मम। अंश भी उठकर बैठ गया और अपना पैर इधर उधर मारते हुए बोला, निन्नी नहीं आली। तंच दोनों को अपने पास लिटाकर उनके पीठ को चादर से ढकते हुए बोला, सो जाओ। जैसे ही लाइट बंद हुई, पांचों बच्चे डरकर तंच से चिपक गए। तंच बहुत धीमे धीमे उनकी पीठ थपथपाने लगा, फिर वह उनके पैरों के अंगूठे को धीरे धीरे दबाने लगा, जिससे सभी जल्दी सो गए। सबको सुलाने के बाद तंच विंडो के पास आकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसकी आंखों में नींद नहीं थी। 10 मिनट बाद स्माइली उठ गई। वह बेड से उतरकर तंच के पास आई और उसके पैरों को पकड़ लिया। तंच उसे गोद में उठाकर उसकी पीठ सहलाने लगा। स्माइली नींद में बड़बड़ाई, डैडी, डर लग रहा है, लाइट ऑन कर दीजिए। तभी तेज बिजली कड़की। अंश जाग गया और जोर से रोने लगा, क्योंकि वह पहले भी एक रात जंगल में फंस चुका था। ये डर आज भी उसके अंदर था। तंच उसे भी गोद में उठा लेता है, मगर अंश चुप नहीं हो रहा था। वह बार बार अमायरा को पुकार रहा था। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। जब तंच ने देखा कि अंश की हालत बिगड़ रही है तो उसने तुरंत किसी को मैसेज किया। अगले ही पल विश्वास रूम में आ गया। तंच बिना भाव के बोला, इन तीनों का ध्यान रखो। फिर वो स्माइली और अंश को उठाकर बाहर निकल गया। 5 मिनट के अंदर एक हेलीकॉप्टर मैंशन के ऊपर आ गया। तंच, स्माइली और अंश के साथ उसमें बैठ चुका था। कुछ ही देर में वह रायचंद मैंशन की छत पर पहुंच गया। वो अपने लंबे लंबे कदमों से अमायरा के रूम की तरफ बढ़ने लगा। अमायरा अभी अभी पढ़ाई खत्म करके अपने रूम में आई थी। वो अंगड़ाई लेते हुए दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि तभी अचानक तंच झटके से रूम के अंदर आ गया। अमायरा हैरान रह गई। वो अपनी आंखें मसलते हुए बोली, क्या तुम सच में यहाँ हो या मैं सपना देख रही हूँ? तंच अंश को अमायरा की गोद में दे देता है। अमायरा को अभी तक शौक थी। अंश के बुरी तरीके से रोने के कारण घबरा गई और जल्दी से उसके आंसू पोंछकर बोली, अंडस को, क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रहे हो इतना? अंश रोते हुए बोला, अंडस को, मम, भूत, भूत। इतना कहते ही वो खिड़की की तरफ इशारा करता है, जहां अभी भी बिजली कड़कते हुए दिख रही थी। अमायरा उसके माथे पर किस करके बोली, अंडस को, वहां कोई भूत नहीं है और तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? कहा था ना बच्चों को इतनी देर तक जागना नहीं चाहिए, और तुमने कुछ खाया? अंश अमायरा को देखते हुए उसके कपड़े को पकड़कर बोला, अंडस को, भूखू भूखू। अमायरा ने देखा स्माइली उसे देख रही, वो उसे भी लेके बेड पर आ गई। स्माइली उससे चिपक कर सोने लगी। अंश को अमायरा फीड करा रही थी। अंश 5 मिनट बाद अमायरा के गालों को सक करते हुए बोला, मम घल।
अमायरा उसके माथे पर किस करके मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को, हम मम्मा एग्जाम के बाद आएंगी घर, और तब तक डैडी के साथ रहना और शैतानी मत करना। अंश ऑब्सेसिव होकर उसे कसके पकड़कर बोली, अंडरस्को, प्लीज। अमायरा उसके पीठ को सहलाकर बोलती है, अंडरस्को, मैं तुम लोगों से रोज एक बार मिलूंगी और वीडियो कॉल पर बात करूंगी। ओक। अंश आंखों में आंसू लाकर उसे देखने लगा। अमायरा भी मुंह बनाकर तंश को देखने लगी, जो कब से किनारे खड़ा था और उन्हीं दोनों को देख रहा था। तंश कुछ नहीं बोला, तो अमायरा मुंह बनाकर अंश को सुलाते हुए बोली, अंडरस्को, सो जाओ बेबी, क्योंकि तुम्हारे डैडी पत्थर दिल है। उसके ममता भरे छुअन से अंश जल्दी ही सो गया। तंश उसे उठाने वाला था, मगर अमायरा जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर उसकी आंखों में देखकर बोली, अंडरस्को, तुमने कुछ नहीं खाया है ना? तंश उसकी आंखों में देखने लगा। अमायरा समझ गई कि उसने कुछ नहीं खाया, तो वो नाराज होते हुए बोली, अंडरस्को, तुमने वादा किया था कि तुम ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर स्किप नहीं करोगे, और तुम्हारी मेडिसिन का क्या? तंश बिना इमोशन से बोला, अंडरस्को, मैं जाकर ले लूंगा। अमायरा गुस्से में बोली, अंडरस्को, अगर तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगी। तंश लिस्टफुल नजरों से अमायरा को देखने लगा। अमायरा ने नोटिस किया कि वो कहाँ देख रहा है, तो उसका चेहरा लाल पड़ गया। वो जल्दी से अपने शर्ट के बटन लगाते हुए शर्मा कर बोली, अंडरस्को, बेशर्म। तंश बिना इमोशन से बोला, अंडरस्को, जो मेरा है उसे देखने में कैसी शर्म, अब बेटे की तो भूख मिटा दी, पर पति के भूख का क्या वाइफी। अमायरा उठकर रूम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। तंश उसे घूरते हुए बोलता है, अंडरस्को, मैंने इस भूख की बात नहीं की। अमायरा उसे सोफे पर बैठाते हुए बोली, अंडरस्को, भूख तो खाने से ही मिटेगी, पर जो तुम मांग रहे हो उससे केवल तुम्हारे शरीर की भूख मिटेगी। वो एक निवाला बढ़ाती है, तो तंश नहीं खाता। अमायरा उसके होठों पर किस करके बोली, अंडरस्को, बच्चे सो रहे, डिनर कर लो, फिर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। वो उसके लिप्स पर किस करती है। तंश आराम से डिनर कर लेता है, लेकिन डिनर खत्म होते ही वो उसे वॉशरूम में खींच ले गया। कुछ देर बाद तंश अंश और स्माइली को लेकर जाने लगा। अमायरा टेरेस पर खड़ी उन्हें देख रही थी। तंश के जाने के बाद वो गहरी सांस लेते हुए जैसे ही पीछे पलटी उसे आदित्य दिखा, मगर अमायरा उसके बगल से चली गई। अगली सुबह कॉलेज में सभी लड़कियों चिल्ला रही थी, हर तरफ सिर्फ शोर ही शोर सुनाई दे रहा था। तंश बिना भाव से त्रांश को गोद में लेके कार से बाहर निकला। त्रांश के चेहरे पर मास्क था, बिल्कुल तंश की तरह। त्रांश उन चिल्लाती हुई लड़की को ऐसे देख रहा था जैसे कोई पागल हो। वह आसपास अमायरा को ढूंढने लगा। तंश अंदर बढ़ते हुए बिना भाव से बोला, अंडरस्को, तुम्हें याद है ना मैंने क्या सिखाया था? त्रांश अपने सर को हिलाकर बोला, अंडरस्को, तंश ने उसे सिखाया था कि वह उसे कॉलेज में सबके सामने तंश कहे न कि डैडी, और अमायरा को क्या कह के बुलाए। ये उसने क्या सिखाया था वह तो वही जाने। क्या ये तंश का बच्चा है? तंश त्रांश को लेकर क्लास जाता है। रास्ते में जितने लोग भी उसे और त्रांश को देखते हैं, वो सभी अपनी जगह पर खड़े होकर उन्हें घूरने लगते हैं। तंश त्रांश को लेकर अपनी सीट पर आ गया। तंश ने त्रांश को सीट पर बैठाया और एक गाजर त्रांश पकड़ाकर त्रांश को किनार दीवार की तरफ खिसकाकर खुद उसे बगल में बैठ गया। जो लड़कियां कभी विलास अटेंड नहीं करती थी, आज वो भी क्लास अटेंड कर रही थी, मगर सभी त्रांश का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी और जानना चाहती थी कि त्रांश और तंश का क्या रिश्ता है। त्रांश अपनी कैप को हल्का सा ऊपर करके किनारे झांकता है, तो त्रांश ने देखा कई लड़कियां उसे ही घूरने की कोशिश कर रही थी। त्रांश अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, अंडरस्को, केजी गच, क्रेजी गर्ल्स। इतना कहते ही वो गाजर खाने लगा। अमायरा लगभग 10 मिनट बाद आई थी कॉलेज। जब उसने आज सभी लड़कियों को कॉलेज के आसपास नहीं देखा, तो हैरानी से बोली, अंडरस्को, ये लड़कियां कहाँ गई? रोज तो मधुमक्खी की तरह यही झुंड में रहती थी। अमायरा जाने लगी, तभी उसने नोटिस किया कि जूली को छोड़ कोई भी लड़की क्लास में मौजूद नहीं है। अमायरा अपने गालों को एक उंगली से सहलाते हुए खुद से बोली, अंडरस्को, आखिरकार यह कॉलेज के स्टूडेंट गए तो गए कहाँ? सारे लड़के तो यही है, मगर ये लड़कियां कहाँ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी हैंडसम लड़के का ट्रांसफर हुआ हो, इसलिए यह मधुमक्खियां झुंड बनकर उसके आगे पीछे घूम रही हो? यही हो सकता है, वरना ये सब ऐसे गायब नहीं हो सकती। ठीक उसी वक्त प्रोफेसर भी आ जाती है। प्रोफेसर ने अपने चश्मे को सही करते हुए कहा, अंडरस्को, स्टूडेंट, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। कल से आप सभी के एग्जाम है। यह एक्स्ट्रा क्लासेस सिर्फ आप लोगों के लिए ही रखी गई है, इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चन को देखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना कहते ही प्रोफेसर मैथ के क्वेश्चन करवाने लगती हैं। अमायरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से क्वेश्चन को देख रही थी, फिर उसे नोट करने लगती है। मैथ की क्लास जैसे ही खत्म होती है, अमायरा पास में मौजूद लड़के को देखते हुए बोली, अंडरस्को, ओ बंटी के बच्चे, ये क्लास की तितलियां कहाँ गई? ऐसे तो हर वक्त मौजूद रहती हैं या फिर कॉलेज में घूमा करती हैं, लेकिन आज मुझे कोई भी नजर नहीं आया। ये सुनकर बंटी, जिसकी उम्र लगभग 23 से 24 साल होगी, उसने टपोरी वाले कपड़े पहन रखे थे,
उसके एक तरफ की आईब्रो में कट का निशान था। उसके बाल ब्लैक और थोड़े येलो कलर में थे। उसने मुंह बनाते हुए कहा, अंडरस्को, तुम्हें नहीं पता क्या? अमायरा उसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए पूछती है, अंडरस्को, नहीं मुझे कुछ नहीं पता है। तुम्हें पता है क्या, कहाँ गई है लड़कियाँ? क्या कोई हैंडसम लड़का आया है हमारे कॉलेज में? बंटी अमायरा को देखते हुए जवाब देता है, अंडरस्को, हैंडसम लड़का का तो नहीं पता लेकिन एक बच्चा जरूर आया है। सभी लड़कियां उसे देखना चाहती है कि आखिर वह है कौन, इसीलिए सब झुंड बनाकर उसके आसपास घूम रही होगी, मगर वह बच्चा बड़ा ही एटीट्यूड वाला है, किसी को भाव नहीं देता। अमायरा सोच में पड़ गई। उसने खुद से कहा, अंडरस्को, बच्चा, भला कौन सा बच्चा आ सकता है कॉलेज? उसकी बात को बंटी ने सुन लिया था, इसलिए उसने कहा, अंडरस्को, वह हमारे कॉलेज का है ना हैंडसम। उसने इतना कहा ही था कि तभी दूसरे प्रोफेसर आ जाते हैं, इसलिए बंटी अमायरा को कुछ नहीं बता पाया। भोलाराम भी कॉलेज आ गया था। वह भागते भागते कॉलेज पहुंचा और वो हाफ रहा था। उसने अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए जल्दी जल्दी सांस ली। फिर खुद से बोला, अंडरस्को, आज तो लगता है लेट हो गया है। वह भागते हुए क्लासरूम में जाता है, लेकिन उसने देखा क्लासरूम के बाहर कई सारी लड़कियां मौजूद थी और सभी आपस में खुसुर फुसुर कर रही थी या तो क्लास के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। भोलाराम बहुत ही झिझकते हुए बोला, अंडरस्को, कन्या थोड़ा सा साइड हो जाओ। एक लड़की मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, अरे भोलाराम, हमें डिस्टर्ब मत करो वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उन लड़कियों के कारण भोलाराम क्लास के अंदर नहीं जा पा रहा था, इसलिए बेचारा अपनी कॉपी निकालकर बाहर से ही जो प्रोफेसर व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे थे, भोलाराम वो लिखने की कोशिश कर रहा था। जब दूसरा लेक्चर खत्म होता है और घंटी बजती है तो प्रोफेसर अपनी कॉपी लेकर जाने रखते हैं। ये देखकर सभी लड़कियां जल्दी से इधर उधर हो गई। भोलाराम भी जल्दी से क्लास के अंदर चला जाता है। वह तंज की तरह ही पीछे बैठता था। वह जैसे ही पीछे अपनी सीट पर बैठने गया, अचानक उसे तंज के पास एक छोटा सा हाथ नजर आया। वह हैरान होकर अपनी जगह पर जम गया और झांकने की कोशिश करने लगा। तंज का सर इस वक्त किताबों के अंदर था। वह जैसे ही यह महसूस करता है, घूरकर भोलाराम को देखता है, तो भोलाराम जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाता है, मगर वह अभी भी सीरियस था। वह अपने सर को थोड़ा पीछे करके फिर से देखने की कोशिश करता है तो उसे त्रांच की टोपी नजर आती है। भोलाराम क्यूरोस होकर खुद से कहता है, अंडरस्को, ये बच्चा कौन है? आखिर तंज अपने साथ बच्चा लेकर क्यों आएगा? कहीं इसका बच्चा तो नहीं है? इतना कहते ही वो शक भरी निगाहों से तंज को देखने लगता है, पर वो अपनी सोच से हैरान भी थी।